अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्टोर्स का आवाज आ रही है। चलिए रजिस्टर का फिर नया पेज निकाला। कल वाली बातों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? चलिए सर, कल तो हमने जरा इनिशियली सब ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से बातें कुछ रिवाइज की। आज हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जरा काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो आइडिया लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अभी क्या चला बाय बाय क्या बोल ये सर, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एग्जांपल बना लेते हैं। उसमें किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करना चाहिए, क्या चीज बना के बेचना पसंद करेंगे हैं? बना के खाना चाहेंगे, बेचना चाहेंगे? नहीं, भाई ने बड़ी अपनी तरफ से बुझाइया बात की। बहुत भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एग्जांपल्स हैं भी दो तीन से। कल क्या बात हुई थी? कार मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, एसी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। तो शूज की मैन्युफैक्चरिंग को जरा अंडरस्टैंड करना है, आसान से जरा एक एग्जांपल लगता है। तो लेट्स अज्यूम एक फैक्ट्री हम बनाना चाह रहे हैं जिसमें शूज मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो लिखा गया शू मैन्युफैक्चरिंग। मेजोरिटी की जब ये बातें जरा नहीं होंगी, इसलिए फुल कंसंट्रेट करना है। शूज की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें एक फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। बात समझ आती है सर? क्या फैक्ट्री की जरूरत ट्रेडिंग बिजनेस में भी होगी? लेकिन हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चीजें बनाने के लिए फैक्ट्री प्रेमिसेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक मिनट जरा मैं आपके सामने एक फैक्ट्री की डायग्राम बनाना चाहता हूँ। तो पहले आप जरा उसको देख के जरा समझ लें, सोच लें क्या क्या उसमें हो सकता है, और देन फिर उसको जितना बड़ा आप बनाना चाहें अकॉर्डिंगली बना दीजिए। तो जस्ट विजुलाइज एक फैक्ट्री है, एक हम फैक्ट्री बना रहे हैं और उस फैक्ट्री को बना के हम शूज की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले बाद में लिखिएगा। पहले जरा चंद गुजारिशात मेरी से सुन रहे। इस फैक्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्यों बना रहे हैं हम ये फैक्ट्री? सिर्फ इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, चीजें बन जाए। तो अब इस फैक्ट्री में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बनाने नेसेसरी होते हैं ताकि हमारी ये गुड्स कंप्लीट हो सके। कल मैंने दो लफ्ज बोले थे, जरा कल वाला पेज निकालेगा। जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग की थोड़ी सी आपसे बात की थी कल, तो दो मैंने लफ्ज कल बोले थे, एक था रॉ मटेरियल और एक थी फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल किसे कहता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ऐसी चीजें जिन्हें खरीदा जाता है ताकि उन्हें प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे इस बिजनेस के एंगल से रॉ मटेरियल क्या हो? लेदर, सपोज लेदर के शूज बना रहे हैं, तो हम लेदर परचेज कर रहे होंगे और उस लेदर को फिर प्रोसेस करके शूज में कन्वर्ट कर रहे होंगे। क्लियर? तो लेदर विल बी कॉल्ड एज रॉ मटेरियल इन दिस बिजनेस, आर एन रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स शूज हैं। ओके जी। अब सबसे पहले बेटा थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा, बाकी फिर आप खुद से इंशाल्लाह सोच लेंगे। सबसे पहले फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल रखने के लिए एक रॉ मटेरियल स्टोर रूम बनाया जाता है, रॉ मटेरियल वेयर हाउस बनाया जाता है, रॉ मटेरियल गोदाम बनाया जाता है। मतलब एक आप समझ लें बिल्डिंग एक पोर्शन है, कुछ एक बड़ा सा कमरा है जिसको किस पर्पज के लिए यूटिलाइज करेंगे? रॉ मटेरियल स्टोर रूम के लिए।
देखिए ऐसे नहीं होता कि आपने अब शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है तो फौरन उसी वक्त रॉ मटेरियल मंगवाएं और फिर साथ फिर शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। कुछ ना कुछ ऑलरेडी आपके पास लेदर इस केस में या रॉ मटेरियल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए, वरना अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज करना है तो ज़रूरी नहीं कि सप्लायर की जो फैक्ट्री है या सप्लायर का जो वेयर हाउस है वो आपकी फैक्ट्री के कहीं नज़दीक ही हो, और दूर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फैक्ट्री सपोज लाहौर में है तो सप्लायर पॉसिबल है जहाँ से आपने ये रॉ मटेरियल खरीदना है उसकी फैक्ट्री फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में है या कराची में है, तो उस रॉ मटेरियल को ट्रेवलिंग टाइम भी लगेगा। इसलिए आप क्या करेंगे, एहतियातन कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल अपने पास स्टोर में रखेंगे, स्टोर रूम में रखेंगे। तो जिस स्टोर रूम में रखा जाएगा फिर उसका नाम क्या हो जाएगा कि वो रॉ मटेरियल स्टोर रूम। और आ रही यहाँ तक बात। अब हर बिजनेस एक अकाउंटिंग ईयर होता है, ये बात पता है सबको। अकाउंटिंग किसी एक पर्टिकुलर ईयर की होती है, तो क्या हो सकता है कि पीरियड के स्टार्ट में कुछ रॉ मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल हो, उसे क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेट्स अज्यूम, मतलब हम एक अकाउंटिंग ईयर जरा अज्यूम कर लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 से हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है एंड 31 दिसंबर 2020 पे ये अकाउंटिंग ईयर एंड होता है। डेफिनेटली अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो फिर तो ओपनिंग स्टॉक्स नहीं होंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर से ऑनवर्ड ईयर कोई फर्स्ट ईयर के बाद वाला कोई अकाउंटिंग ईयर है तो फिर ओपनिंग रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ओपनिंग फिनिश गुड्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें भी साथ साथ में करूंगा, तो अपने कंसंट्रेशन सुनना। तो एक मिनट आप रॉ मटेरियल स्टोर रूम की तरफ आ जाएंगे। इज इट पॉसिबल कि उसमें कुछ रॉ मटेरियल अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट पे पड़ा हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर ये भी हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने फर्दर परचेज किया हो, ओपनिंग रॉ मटेरियल में फिर वो परचेजेस ऐड हो जाएंगे। फिर हो सकता है कि कुछ रॉ मटेरियल एंड में बच गया हो, उसको क्या कहते हैं, तो फिर इसका मतलब कुछ रॉ मटेरियल हमने ड्यूरिंग द ईयर सेल नहीं किया होगा, इसे कंज्यूम किया होगा। तो चार चीजें, नंबर 1 ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर ऐड परचेजेस, लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल टू गेट द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। थोड़े से वर्ड जरा बदलेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, आप जो चीजें खरीद रहे होते हैं उन्हीं को अल्टीमेटली आपने बेचना होता है। तो वहां वर्ड्स और यहाँ वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसको जरा एक मिनट जरा सोच लेते हैं। वहां भी ओपनिंग स्टॉक है, किस चीज का, ट्रेडिंग के एंगल से कर रहे हैं। जो चीजें आपने खरीद के रखी हैं बेचने के लिए हैं, उसमें फर्दर अगर परचेज किए तो ऐड हो जाएगी। अगर कोई बच गया तो वो क्लोजिंग स्टॉक ही होगा, लेकिन उसको माइनस करने से फिर क्या लफ्ज आता है, क्या फिगर का नाम देखते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि उन चीजों को हमने बेचा होता है कि फिर उनकी कॉस्ट आती है। तो यहाँ वर्ड क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल की जगह कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। हमने रॉ मटेरियल इसलिए नहीं खरीदा कि हमने उसे बेचना है, बल्कि हमने रॉ मटेरियल इसलिए खरीदा होगा कि हमने उसे बिजनेस में इस्तेमाल करके अपनी फिनिश गुड्स बनाई। ठीक है सर। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोर रूम की कुछ समझ आ गई सबको। देन उसके बाद एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। थोड़ा सा मैंने बड़ा सा बना दिया। इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन हॉल कह लें या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। जैसे जैसे हम शूज की मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे होंगे और रॉ मटेरियल स्टोर रूम से रॉ मटेरियल मंगवा के उससे स्टिचिंग प्रोसेस एक्सेट्रा जो भी शूज की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है वो इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम हो रहा होगा। आइदर मशीनरीज पे हो रहा हो या कोई मैनुअली काम हो रहा हो। कुछ एम्प्लॉयज डेफिनेटली यहाँ इन्वॉल्व होंगे, जिनका काम क्या होगा कि रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल स्टोर रूम से मंगवा के, कहाँ पे मंगवा के, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन हॉल में मंगवा के फिर अब इस रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होना है। और अगर ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाए साथ साथ फिर ये चीजें कहाँ ट्रांसफर होती जाएगी, फिनिश गुड्स स्टोर रूम। अब डेफिनेटली इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी बहुत से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि हो सकता है इनिशियली पहले को स्टिचिंग होती हो, फिर उसकी फिनिशिंग होती हो, फिर उसकी पैकिंग होती हो, लेकिन शायद फाइनली जो पैक्ड फिनिश गुड्स होंगी वो अल्टीमेटली फिर हम फिनिश गुड्स स्टोर रूम में ट्रांसफर करके अल्टीमेटली कस्टमर को बेचें। तो परचेज क्या करेंगे, एक सेकंड सीक्वेंस से दोबारा शुरू करें। रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा होगा, रॉ मटेरियल को फिर कंज्यूम किया जा रहा होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसमें हो सकता है एक से ज्यादा प्रोसेसेस मींस डिपार्टमेंट बनाए हो कि फर्स्ट प्रोसेसिंग, फिर सेकंड प्रोसेसिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेसिंग, फिर पैकिंग वगैरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। लेकिन प्रोडक्शन हॉल का ही मैंने एक ब्रेकअप सा बना दिया। लेकिन जब फाइनल फिनिश गुड्स बन जाएंगी तो वो भी पहले स्टोर रूम में रखी जाती हैं,
ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इमीडिएटली ऑर्डर्स अवेलेबल हों, जितनी फिनिश गुड्स आपने बना ली हैं वो साथ ही कस्टमर को शिप हो जाए। जब तक वो कस्टमर के पास नहीं जाएंगी, आप फिर फिनिश गुड्स स्टोर रूम में रखेंगे अंटिल द डेट जब ये फिनिश गुड्स पे किसको ट्रांसफर हो जाए, कस्टमर को सेल हो। तो परचेज क्या किया हमने, और इसे प्रोसेस करने के बाद फिर बेचना क्या हमने, फिनिश गुड्स को कस्टमर को बेचना। तो यहाँ तक कंफ्यूजन। अब जरा एक सेकंड, फिनिश गुड्स स्टोर रूम में इज इट पॉसिबल कि कुछ फिनिश गुड्स हमने पिछले पीरियड में बना ली हो लेकिन बिकी ना हो, फिर उन्हें क्या कहेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स हमारे फिनिश गुड्स स्टोर रूम में हो। फिर हमने ड्यूरिंग द ईयर भी कुछ फिनिश गुड्स और मैन्युफैक्चर होपफुली किए होंगे, तो क्या वो इसमें फिर ऐड हो जाएंगे या लेस हो जाएंगे, लेकिन वो परचेजेस नहीं होंगी, वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ऐड होंगे। ओपनिंग फिनिश गुड्स में क्या ऐड होगा, प्रोड्यूस्ड फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड फिनिश गुड्स क्या है, परचेज्ड फिनिश गुड्स नहीं होंगे। परचेज क्या हुआ इस बिजनेस में, रॉ मटेरियल हुआ, अभी हमने मैन्युफैक्चरिंग की हो। फिर एट द एंड ऑफ द ईयर फिनिश गुड्स बच भी सकते हैं, और फाइनली फिर यहाँ से हम शायद कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करेंगे, लेकिन वो मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो 3 मेन डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हो गए, या एरियाज कौन कौन से हो गए, रॉ मटेरियल स्टोर रूम हो गया, रॉ मटेरियल स्टोर रूम वेयर हाउस कह सकते हैं, फिनिश गुड स्टोर रूम और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एनी कंफ्यूजन अप टू है? लेकिन बेटा कुछ एरियाज या कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी और बनाने पड़ते हैं जो नेसेसरी होते हैं एक सर्टन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए। तो एक डिपार्टमेंट अक्सर फैक्ट्रीज में बताया जाता है, उसे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। इसका क्या मकसद होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो चीजें बन रही हैं उनकी क्वालिटी को साथ साथ इंश्योर करना है, वरना हो सकता है कि चीजें बन जाएं और उसके बाद वो खराब निकलें, तो ऐसे आप पे प्रोडक्शन कॉस्ट का वेस्टेज होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को हेल्प कर सकें, और जहां ही जरूरत पड़े वहीं साथ साथ उन्हें अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस देके क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रही बात। देन उसके बाद बड़ी फैक्ट्रीज खासतौर पर अगर हो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी अपने ही बनाए जाते हैं। जनरली ये फैक्ट्रीज जो है ये शहरों के अंदर नहीं, जरा शहरों से हट के बनाई जाती हैं, जरा रिमोट एरियाज में शायद स्पेस जरा चाहिए होती है, वहाँ जरा कम कॉस्ट की चीजें, कम कॉस्ट स्पेस मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए फिर वहाँ अगर आपको मशीनरी की कोई रिपेयर करवानी है तो शायद इस तरह से जाके किसी को बुला के टाइम वेस्ट करना पड़े, तो इसलिए क्या होता है कि अपना रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट अक्सर फैक्ट्रीज ने खुद ही बनाया होता है, जिसमें फिर मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी हायर किए होते हैं। तो सेंस बनती थी डेफिनेटली। एक छोटी सी फैक्ट्री है शायद उसमें इस तरह की जरूरत ना हो, लेकिन थोड़ा सा अगर बिगर स्केल पे हम देखें तो बड़े आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स भी मिला करेंगे जब बड़े होकर आप रियल लाइफ में फैक्ट्रीज देखेंगे। कोई और आप एक दो चीजें बताएं। HR जो डिपार्टमेंट होता है ये बेसिकली हेड ऑफिस में होता है। अब आपने जो बात की उसको भी साथ थोड़ा सा इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर ना भी हो ना, अगर ट्रेडिंग बिजनेस भी हो, तो बिजनेस को रन करने के लिए और चीजें सेल करने के लिए एक हेड ऑफिस की तो जरूरत होती है। अब कल वाली जरा इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग बिजनेस एक सेकंड के लिए दोबारा जरा ध्यान में लाएं। कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसको चलाने के लिए और गुड्स को सेल करने के लिए आपको कोई ना कोई अपने बिजनेस एरिया तो बनाना है, तो उसको फिर हेड ऑफिस कहा जाता है। हेड ऑफिस में दो तरह के काम होते हैं, आपने वर्ड सुने होंगे, कॉस्ट सुनी होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है बिजनेस की। एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, बिजनेस को मैनेज करना, बिजनेस को लुक आफ्टर करना, बिजनेस की एक्टिविटी सही तरह रन हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। और देन सेलिंग डिपार्टमेंट। सेलिंग डिपार्टमेंट का मकसद होता है चीजों को बेचना, कस्टमर्स को ढूंढना, फिर कस्टमर से पैसे रिकवर करना वगैरह वगैरह, तो ये सेलिंग डिपार्टमेंट के काम होते हैं। तो ये हेड ऑफिस में नॉर्मली होता है, और हेड ऑफिस अक्सर फैक्ट्रीज के अलावा बनाया जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग तो होनी ही होनी, ये डिपार्टमेंट्स तो होंगे ही, लेकिन इन एडिशन टू दीज डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की भी जरूरत पड़े। तो आपने जो HR डिपार्टमेंट की बड़ा बात की है, वो HR डिपार्टमेंट्स नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मींस हेड ऑफिस में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। HR डिपार्टमेंट से डेफिनेटली फिर उन्हीं का काम होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कोई एम्प्लॉय हायर करना है, या सेलिंग डिपार्टमेंट का हायर करना है, और इवन या अगर फैक्ट्री का कोई हायर करना है। लेकिन ये HR डिपार्टमेंट्स अक्सर नॉर्मल सिचुएशन में फैक्ट्रीज में नहीं होते। ठीक है, तो ये भी मैं अभी इस बात में इस पर डिटेल में वापस आता हूँ। तो इस वक्त हमारा फोकस क्या है जरा कि चीजें बन जाए, तो चीजें बनाने के एंगल से जरा सोचना।
जी सर, एक दो चीजें सर ही इंपॉर्टेंट है सर। बहुत से एम्प्लॉयज होते हैं, तो कैफेटेरिया होना चाहिए सर। होना चाहिए सर। सर जी होना है सर। जरा मजदूर बन के सोचा, मजदूरों ने क्या खाना, उन बेचारों ने ही तो खाना, हमने क्या खाना बैठे बैठे से। देन सर जी, डिस्पेंसरीज बनाई जाती हैं, इंजरीज का खतरे रहते हैं फैक्ट्रीज में, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बिजनेस। फैक्ट्री डिस्पेंसरी बनाई जाती है ताकि अगर इंजरी हो जाए किसी एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द वर्क, तो इमीडिएटली उसको फर्स्ट एड एटलीस्ट दी जा सके। ठीक है। देन फिर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रखे जाते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी से सर्विसेज ली जाती हैं। प्लांट मैनेजर का ऑफिस एक होता है, प्लांट एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। स्विमिंग पूल बनवाई गया सर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट तो सर कहीं खड़ी होगी ना, सच में मतलब एरियाज बना रहा हूँ, मतलब मैं डब्बे डब्बे, ये जो समझ रहे डब्बे क्या बनाई जाए, ये मतलब ये वाला हिस्सा इस काम पे, तो यकीन है वो कुछ पार्किंग एरिया भी होगा, वो भी बना लो। तो और सोचो कोई अच्छी चीज, ये जो मैंने लिखी है ये तो क्लियर है ना, इसमें देखिए कोई कुछ कंफ्यूजन। बल्कि आपके साथ रह के मुझे याद है, एक मस्जिद होनी चाहिए सर, लेकिन इतनी छोटी सी क्यों बनाई है? नहीं मतलब वो डबल शिफ्ट में पड़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन बेटा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना, ये भी इन बिजनेसेस में नेसेसरी पार्ट हो, फिर इसका डिपार्टमेंट ही ज्यादा होता है, ये फैक्ट्री की तरह का बिल्कुल अलग से एरिया हो जाता है। मैं इसमें का जो कहना चाह रहा हूँ ये है कि फैक्ट्री का मकसद क्या है, ये जरा एक सेकंड क्लियर रखें। फैक्ट्री क्यों बनाई जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो डेफिनेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अलग बनाया जाता है। उनका मकसद क्या होता है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के एंगल से नई नई चीजों की इनोवेशन के बारे में सोचा जाए, तो ऐसा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले ये बताते हैं कि अब आप ये वाली चीज बनाएं, इसको बना के बेचने में ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं है। वो फिर एक अलग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो इंशाल्लाह FA2 वगैरह में आगे बात पढ़ेंगे। यहाँ तक जो मैंने बनाया है, इसको जरा इस एंगल से देखें कि क्या जनरली ये सारे डिपार्टमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। तो इसको जरा डायग्राम को आप बना लें, जरा थोड़ा सा आपको भी आइडिया दें, थोड़ा सा खुला खुला रखिएगा, अपनी फैक्ट्री समझ के बना। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट बेटा होगा, बहुत से काम शायद मैंने लिखे नहीं, लेकिन हो सकते हैं। लेबर के लिए कोई हॉस्टल टाइप हो सकता है, ठीक है, अगर एम्प्लॉयज के कुछ वहीं रहते हैं, 3 शिफ्टों में काम हो रहा है, डेफिनेटली हो सकता है। ये ठीक है सर, सर बिल्कुल सही है, रेस्ट हाउस ठीक है, फैक्ट्री GM का डिपार्टमेंट होगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। सर तस्वीरें बाद में सही लिखा करें, हाथ से कम, तस्वीरें कहीं मुझे ना अवेलेबल लिखे सर, सर लिखते हैं सर, स्क्रीन शॉट ना लेना सर। जी मसलन जी, अगर आप आगे जाने की कोशिश करेंगे बट ऐसे फंस जाएंगे, रिलैक्स होकर साथ साथ चलें, मेरा कोई इशू नहीं। कार शोरूम सर जी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा नहीं है, कार शोरूम अगर होगा तो वो सेल के लिए, तो उसका फैक्ट्री से ताल्लुक नहीं है। ये मैं अभी दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ, ओपनिंग स्टॉक्स में अभी डिटेल में बात कर। बंद करना, थोड़ी सी चेयर अगर आगे करना, तो फिर बाकी कहेंगे।
थोड़ा सा अपनी ये चेयर्स थोड़ा सा हटा देंगे। जो हजरात जरा AFC के बाद कॉस्ट पढ़ रहे हैं, आप लोग क्लास के एंड में जरा बैठे रहिएगा, बाकी का चले भी जाएगा। ऑनलाइन है या फिजिकली बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं। और जो नीचे लाइव स्ट्रीमिंग में वो काइंडली क्लास के एंड में जरा ऊपर अगर आ जाए। मैंने किसको सिर्फ कहा है जो AFC के बाद डायरेक्टली कॉस्ट पढ़ रहा है, मीन्स उन्होंने जिंदगी में काउंटिंग के बारे में पहले नहीं सुना हुआ, तो काइंडली वो ऑनलाइन हो, फिजिकल हो या लाइव स्ट्रीमिंग हो, तो वो प्लीज जरा क्लास के एंड में अवेलेबल रहिए। और नीचे जो बैठे हैं काइंडली ऊपर पे आ जाइए। ये नोट कर लीजिए सर, ये नोट कर ली डायग्राम। देन सर इसके नीचे में हेडिंग लिखे 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स। 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 3 तरह के स्टॉक्स पॉसिबल हैं जी। 2 आप बता सकते हैं। नंबर 1, नहीं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, किस्मों की। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक भी हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक से मुराद जो पीरियड के स्टार्ट में था, और क्लोजिंग स्टॉक से मुराद जो पीरियड के एंड में। मैं उस एंगल से नहीं बात कर रहा हूँ। टाइप्स, रॉ मटेरियल बचा हो सकता है सर जी, हो सकता है सर। नंबर 2, फिनिश गुड्स। जस्ट फिनिश गुड्स का स्टॉक भी बचा हो सकता है। शूज बन गए लेकिन अभी सारे सेल नहीं हुए, कुछ पड़े हैं, फिनिश गुड्स का स्टॉक भी हो सकता है। एक थर्ड टाइप ऑफ स्टॉक भी समटाइम बड़ा हो सकता है, उसका नाम लिखते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वर्क इन प्रोसेस। समटाइम्स गुड्स बन रही होती हैं लेकिन अभी बनी नहीं होती, तो वर्क इन प्रोसेस से मुराद है सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड्स से कुछ समझ आएगा? सेमी फिनिश गुड्स, लेकिन इसको सही समझने के लिए जरा एक सेकंड फैक्ट्री दोबारा देखते हैं। रॉ मटेरियल के स्टॉक्स अगर बचे हुए हैं तो कहाँ होंगे? रॉ मटेरियल स्टोर, रॉ मटेरियल बचा हुआ, कुछ लेदर अभी अनयूटिलाइज्ड है, वो रॉ मटेरियल के स्टोर रूम में होगा। फिनिश गुड्स अगर बची हैं तो फिनिश गुड्स के स्टोर रूम में होगा। लेकिन एक सेकंड प्रोडक्शन हॉल में जाए, प्रोडक्शन हॉल अकाउंटिंग ईयर ज्यादा सही में रखते हैं 1 जनवरी 2020 स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्या पॉसिबल है कि पिछले साल कुछ शूज पे काम शुरू हुआ और विजुलाइज कीजिएगा करना, लेकिन वो शूज 100% कंप्लीट नहीं हो सके पिछले साल के एंड पे, कुछ काम रह गया। फॉर एग्जांपल उनके सोल लगने रह गए, या सपोज पैकिंग रह गई, कुछ ना कुछ रह गया। अगर कुछ ना कुछ हो गया लेकिन कुछ ना कुछ रह गया, लेस देन 100% गुड्स अगर कंप्लीट है, लेस देन 100% कंप्लीशन है, तो ऐसी गुड्स क्या कहलाएंगी? वर्क इन प्रोसेस। तो लास्ट ईयर के एंड पे ऐसे शूज जो बनना शुरू तो हो गए थे लेकिन उनकी प्रोडक्शन अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर कंप्लीट नहीं हो सकी, उसको कहेंगे हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ऑफ द लास्ट ईयर। सही है बट, लेकिन वही क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे क्या कहलाएगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। फिर क्या उस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे, अब आपकी कंसंट्रेशन चाहिए बिल्कुल जरा, क्या उस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पे फिर कुछ काम हमारे अकाउंटिंग पीरियड में भी होगा? बल्कि मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहला किस पे काम होगा? हम सबसे पहले करंट अकाउंटिंग ईयर पे किन शूज को फर्दर कंप्लीट करके कंप्लीट कर रहे होंगे जो पिछले साल शुरू हो गए थे लेकिन कंप्लीट नहीं हुए, तो उनको मोस्ट प्रोबेबली हमने इस साल कंप्लीट किया होगा। लेकिन वंस अगेन अकाउंटिंग ईयर के एंड पे 31 दिसंबर पे इट इज वंस अगेन क्वाइट पॉसिबल कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ इस साल शूज बनने शुरू हुए होंगे लेकिन वो इस साल कंप्लीट ना होने की वजह से करंट ईयर के एंगल से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। समझ आ रहा है प्लीज? तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस सिंपली मींस सेमी फिनिश्ड गुड्स, और इन अदर वर्ड्स लिखना जरा, लेस देन 100% कंप्लीट।
कि वर्क इन प्रोसेस पे लेस देन 100% कंप्लीट होना चाहिए। अगर 99.99% कंप्लीट भी है ये, कुछ भी अगर काम रह गया, कोई एक आध काम भी रह गया, फॉर एग्जाम्पल कोई 10 में ही लगने रह गए, तो इवन देन वो वर्क इन प्रोसेस है। फिनिश गुड्स कब कहेंगे? जब 100% काम होता है, और 100% काम होगा तो फिनिश गुड्स शोरूम में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो वर्क इन प्रोसेस में कोई भी अगर चीज है तो वो 100% से लेस कंप्लीट होगी। क्या अगर 1% भी कंप्लीट है तो वो वर्क इन प्रोसेस ही है? 1% कंप्लीशन भी अगर है तो वर्क इन प्रोसेस है। 50% है, 60% है, लेस देन 100% अगर है तो वो वर्क इन प्रोसेस है। रॉ मटेरियल किसे कहेंगे? जिस पे कोई भी प्रोसेसिंग अभी स्टार्ट नहीं, वो प्रोसेसिंग के स्टार्ट होने से पहले शोरूम में पड़ा। फिनिश गुड्स किसे कहेंगे? रॉ मटेरियल पे कोई प्रोसेसिंग नहीं है, फिनिश गुड्स पे 100% होगी, लेकिन वर्क इन प्रोसेस पे कुछ काम हो गया होगा और कुछ रहता होगा। अगर मैं आपसे कहूँ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसका मतलब ये वो गुड्स हैं जो पिछले साल बनना शुरू हो गई थी लेकिन कंप्लीट नहीं हो सके। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस अगर मैं कह रहा हूँ करंट ईयर के एंगल से, तो व्हाट डज इट मींस? इस साल काम होना शुरू हो गया है लेकिन अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ। 100% काम पे कब होगा? अब कुछ नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में काम कंप्लीट होगा तो ये फिनिश गुड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है सर, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक्स इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। रॉ मटेरियल बोलने जरा लफ्ज, और इनके ओपनिंग भी हो सकते हैं और इनके क्लोजिंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 3-4 चीजों का आपको और भी पता होना चाहिए। बस स्टॉक्स की बात खत्म हो गई, कुछ टर्मिनोलॉजी का आपको आइडिया होना चाहिए। एक लफ्ज सीखें जरा, डायरेक्ट लेबर। बल्कि पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखें। डायरेक्ट मटेरियल बेटा कभी कभी लफ्ज हम इस्तेमाल किया करेंगे, लेकिन इट इज सिंपली अनदर नेम फॉर रॉ मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इज सिंपली अनदर नेम फॉर रॉ मटेरियल। मैं कभी रॉ मटेरियल कहूँ या मैं कभी डायरेक्ट मटेरियल कहूँ, वी मीन्स उसे वो चीज जिससे फिनिश गुड्स बनते। ठीक है, तो इंटरचेंजेबल वर्ड है। देन एक लफ्ज डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करना, सैलरी ऑफ दोज एम्प्लॉयज which are directly involved in production of finished goods. डायरेक्ट लेबर उन एम्प्लॉयज की सैलरी को कहते हैं जो एम्प्लॉयज डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, जरा फैक्ट्री देखें जरा। फैक्ट्री में मैंने जितने डिपार्टमेंट्स बनाए, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड अप टू द सिक्योरिटी गार्ड, मस्जिद एंड स्टोर रूम फिनिश गुड्स, क्या हर जगह एम्प्लॉयज होंगे? स्टोर रूम का भी इंचार्ज होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लुक आफ्टर करे स्टोर रूम में जितना रॉ मटेरियल पड़ा। अगर वो उसकी क्वांटिटी किसी सर्टन केजी से या लीटर से कम हो गई तो फिर उसको ऑर्डर करे ताकि फर्दर रॉ मटेरियल आ सके। फिर अगर जरूरत पड़ गई उसको इशू करे। फिनिश गुड्स का भी स्टोर रूम इंचार्ज होता है, कैफेटेरिया में इंप्लॉयज होंगे, डिस्पेंसरीज में होंगे, तो पूरी फैक्ट्री में इंप्लॉयज काम कर रहे होंगे। लेकिन डायरेक्ट लेबर बेटा सिर्फ किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी को कहते हैं? ये जो मैंने आपके सामने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाया था, इस डिपार्टमेंट के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो डायरेक्टली किस चीज में इन्वॉल्व है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन एम्प्लॉयज की सैलरी को कहते हैं डायरेक्ट लेबर। तो ब्रैकेट में लिख लें एम्प्लॉयज विद इन प्रोडक्शन या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
एनी कंफ्यूजन? क्या ये मैन्युफैक्चरिंग का नेसेसरी खर्चा तो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ेगी सर? लेकिन अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं तो उसके लिए लफ्ज क्या होता है? डायरेक्ट लेबर। तो डेफिनेटली अगर ये वर्ड्स हम लिख रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, तो लग रहा है कि इसके साथ फिर कोई इंटरेक्ट भी होना चाहिए। अगला लफ्ज लिखा था इंटरेक्ट मटेरियल। इंडायरेक्ट मटेरियल मींस होता है एनी मटेरियल अदर देन रॉ मटेरियल। पहले तो इस तरह से याद है, एनी मटेरियल आइटम, एनी मटेरियल अदर देन रॉ मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री। एनी मटेरियल अदर देन रॉ मटेरियल यूज्ड इन फैक्ट्री। फॉर एग्जांपल, रॉ मटेरियल के अलावा अगर कोई भी मटेरियल आइटम इस्तेमाल हुई है वो इंडायरेक्ट मटेरियल। उसकी दो एग्जांपल बस ध्यान रख लीजिएगा। कोई क्लीनिंग मटेरियल, फैक्ट्री की सफाई के लिए मटेरियल्स, और मशीनरी के ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं। मशीनें जिस तरह बाइक्स वगैरह का ऑयल चेंज करवा जाता है कोई आइडिया? बाइक्स आफ्टर सर्टन किलोमीटर्स आप उसका ऑयल चेंज करवाते हैं। इसी तरह मशीनरीज का भी ऑयल चेंज होता है, ठीक है? तो ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स ऑफ मशीनरी। एक्सेट्रा। ऐसा सब डिटेल। और सबसे बेस्ट क्या तरीका है इंडायरेक्ट मटेरियल को याद रखने का? किसके अलावा? रॉ मटेरियल के अलावा। रॉ मटेरियल के अलावा अगर कोई मटेरियल लग गया है तो दैट इज कॉल्ड एज एनी कंफ्यूजन? देन लिखे जरा इंडायरेक्ट लेबर। जैसे कि तुम्हारी सारी जो डिस्कशन है फैक्ट्री के अंदर है, तो वो जो मैंने अभी एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग की बात की वो फिर अभी बाद में दोबारा करता हूँ। फैक्ट्री पे फोकस रखते हैं। इनडायरेक्ट लेबर का मतलब होता है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज विद इन फैक्ट्री बट आउटसाइड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये बेटा डेफिनेटली बहुत से एग्जांपल है, आहिस्ता आहिस्ता। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज विद इन फैक्ट्री बट आउटसाइड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी को कहते हैं, क्या कहते हैं सर? डायरेक्ट लेबर। और उसके अलावा चाहे रॉ मटेरियल स्टोर रूम में, फिनिश गुड स्टोर रूम में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, डिस्पेंसरी में, कहीं भी एम्प्लॉयज हों। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयज फैक्ट्री के अंदर है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अलावा फैक्ट्री के अंदर जितने डिपार्टमेंट हैं उनके एम्प्लॉयज को क्या कहते हैं? उनके एम्प्लॉयज की सॉरी सैलरी के लिए क्या वर्ड है? इनडायरेक्ट लेबर। ये भी हमारी फैक्ट्री का एक्सपेंस है, लेकिन जस्ट टू क्लासिफाई कि कौन सा खर्चा डायरेक्टली फिनिश गुड्स से रिलेटेड है और कौन सा खर्चा इनडायरेक्टली फिनिश गुड्स को बनाने में नेसेसरी है, ये कुछ क्लासिफिकेशन है। आई रिक्वेस्ट जितना थोड़ा सा लिखा है जरा एक मिनट लगा के जरा इंडिविजुअली रिवाइज करना। तो यहाँ तक कंफ्यूजन एग्जाम्पल्स बेताशा हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट कल भी थी, आज भी है, कि फिलहाल जो बातें मैं कर रहा हूँ ऐसा सा मेरे साथ साथ चलें। फिर आप जो सोच रहे हैं गेम उससे बहुत ज्यादा एडवांस है, तो इस तरह के क्वेश्चंस रहने दें जहन में लाने के लिए। अगर वो हो जाए, वो भी हो जाना है और वो भी हो जाना जो आपके जहन में भी नहीं आ रहा, लेकिन ये जो हो गया है इस पर जरा एक मिनट फोकस करें। ये पढ़ने का नहीं। ये ऑनलाइन स्टूडेंट जहाँ तक बड़ा बातें हुई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपने जो लास्ट टाइम में नजर सही आ रहा? चलिए एक लफ्ज और लिखें, फिर आपको बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, एक अच्छी सी स्टेटमेंट बनाते हैं।
देन एक प्लस होता है सर फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स का मीनिंग होता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का मतलब होता है ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री all expenses of factory other than direct material and direct labor। ना सर, all expenses of factory other than direct material and direct labor। सर जी फैक्ट्री में कोई भी खर्चा अगर हो रहा है वो प्रोडक्शन एक्सपेंस। फैक्ट्री में अगर कोई यूटिलिटी बिल्स का खर्चा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल किस चीज का खर्चा? प्रोडक्शन का खर्चा। अगर फैक्ट्री रेंट पे है तो वो रेंट किस चीज का खर्चा? अगर फैक्ट्री के एसेट्स की कोई डेप्रिसिएशन है तो वो मशीनरीज डेप्रिशिएट क्या करते हुए हुई हैं? फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो क्या सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ही प्रोडक्शन का खर्चा है? क्या ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने वर्ड्स यूज किए ऊपर देखा जरा कहाँ लिखे आपने, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, ये भी प्रोडक्शन ही का खर्चा है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं उन सबको इकट्ठा करके क्या कहा जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड्स। और आप मेरा जरा एक अगला लफ्ज सुने जरा, अगर हम डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर ऐड करके और फैक्ट्री ओवरहेड्स भी प्लस करें तो शायद फिर हमारे पास टोटल फैक्ट्री का खर्चा मींस टोटल प्रोडक्शन का खर्चा है। व्हाट इज द मीनिंग प्लीज? डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल की बात हो रही है, एक तो रॉ मटेरियल का खर्चा होना है। नंबर 2 व्हाट इज द मीनिंग? डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज का खर्चा होना है। लेकिन क्या उसके अलावा भी खर्चा होना? उसके अलावा जो भी खर्चे होने उनका नाम क्या रख लिया हमने? फैक्ट्री। और उसकी एग्जांपल्स क्या क्या है अभी इंशाल्लाह एक लिस्ट बना। ठीक है सर यहाँ तक। देन सर अब अगर दोबारा एक सेकंड ट्रेडिंग बिजनेस में ला सकें, ट्रेडिंग बिजनेस में कोई क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें अगर आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आप बनाएंगे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में यकीनन प्रॉफिट और लॉस तो कैलकुलेट होना ही है कि पता चले इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ या लॉस। लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ एक और स्टेटमेंट बनाई जाती है बाय द नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। मैं वर्ड रिपीट करता हूँ, एक बार बोलने आपने, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट का कोई ताल्लुक ट्रेडिंग बिजनेस से क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां चीजें बननी है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एज इट इज बनती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इन एडिशन टू दैट गुड्स को बनाने में कितना खर्चा आया है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। उसका नाम मैंने क्या बोला था? उसको लिखें जरा, क्या नाम बोला मैंने? अब आइडियली मैंने एक पेज बनवाना है, अगर थोड़ी सी जगह रहेगी पेज के एंड पे तो वो छोड़ दीजिएगा, अगर नया पेज हो जाए सबसे बेस्ट। लेकिन अगर स्पेस आधे पेज से ज्यादा है ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, जिसमें हर साल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ताकि प्रॉफिट या लॉस का पता चले, हर साल के एंड पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेसेस में बनती है। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हर साल के एंड पे एक स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के नाम से बनेगी। व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट? ये नाम क्या, लफ्ज क्या बताते हैं? इस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम देखना क्या चाहते हैं जो गुड्स बन गई हैं उनको बनाने में कॉस्ट कितनी है। हाँ डेफिनेटली मैंने भी आपके सामने ये कहा कि हर साल के एंड पे, लेकिन अगर आप हर वीक के एंड पे देखना चाहें ये वीकली स्टेटमेंट बन सकती है, मंथली बनाना चाहें मंथली भी बन सकती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग फिलहाल आप पूरे साल को बेस बनाना। तो पूरा साल गुजर गया, अब आप अगर देखना चाह रहे हैं इस साल में गुड्स को बनाने की कितनी कॉस्ट आई है
तो आप किस नाम से स्टेटमेंट बनाना शुरू कर देंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेट। ठीक है सर, तो ये स्टेटमेंट कैसे बनती है, आए मेरे साथ साथ बनाना शुरू करें। सबसे पहले स्टेटमेंट में हेडिंग आती है रॉ मटेरियल। जी सर, अब आपने मुझे ये बताना है कि जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है, क्या वो सारा का सारा एज इट इज एक्सपेंस हो जाएगा, या जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो एक्सपेंस है? ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, लेकिन उसमें से 1,50,000 रुपीस का रॉ मटेरियल बच गया, तो क्या 3,50,000 रुपीस ऑफ रॉ मटेरियल हमारा एक्सपेंस है, या पूरा 5 लाख? जो बच गया वो क्या है? वो एसेट। एसेट क्या होता है? जिसे फ्यूचर बेनिफिट मिला, तो जो बच गया उसने अगले साल इस्तेमाल होना। तो सबसे पहला काम इस हेडिंग में हम ये करेंगे कि कैलकुलेट किया जाता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपेंस व्हिच मींस कंज्यूम कितना। परचेज इज नॉट एक्सपेंस एज इट इज अनलेस ऑफ कोर्स सारा इस्तेमाल हो गया। तो इसमें क्या कैलकुलेट करना है हमने कि रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, और उसका मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था अभी स्टार्ट में जब स्टोर रूम दिखा रहा था मैं, कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। लिखते शुरू करेंगे, उसके एक आसान सी बड़ा वर्किंग बन जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, के ऊपर सॉरी हेडिंग लिखी हुई, मतलब बस इसका करना ओपनिंग स्टॉक। फिगर्स जो मैं इसके सामने लिखूंगा जस्ट अभी अज्यूम फिगर्स लिखूंगा, इंशाल्लाह अभी अगर टाइम मिला आज तो क्वेश्चन शुरू करेंगे, फिर उसकी क्वेश्चन की फिगर्स लिखेंगे। तो मैं जो अमाउंट्स लिख रहा हूँ ये अज्यूम कर, लेट्स अज्यूम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 50,000। चलो आगे। देन सर फिर इसमें प्लस हो जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर कोई परचेज रिटर्न्स हो जाए तो वो ऑब्वियसली लेस हो। अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स हो, क्या होता है कैरेज इनवर्ड्स? परचेजेस से रिलेटेड। अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स रॉ मटेरियल खरीदते हुए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। अगर ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट हुआ है तो इंपोर्ट ड्यूटीज भी ऐड होते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी होते हैं। बड़े हो गए सर, प्लीज सर, सुना हुआ है सर, कहीं ना कहीं सुना हुआ। ठीक है सर, तो वो मैं लिख नहीं रहा लेकिन उसका आइडिया आप लोगों को है, और इंशाल्लाह अभी और होता जाएगा। तो सपोज परचेजेस की अमाउंट है 7 लाख रुपीज, लेस रिटर्न होंगी तो लेस कर देंगे, कैरेज होगा ऐड कर देंगे, इनवर्ड्स होगा जी, जो हम जिस तरह से पहले यूज टू है, प्लस कैरेज अलग अलग लिखते हैं, प्लस कस्टम ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट टैक्सेस वगैरह, इसी के लिस्ट बना देंगे। नहीं है जहन में तो आ रहा है मतलब। माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मींस क्या होगा? जब बच गए, सपोज 75,000 रुपीज का रॉ मटेरियल इस साल के एंड पे बच गया, तो प्लस कर देंगे या माइनस कर देंगे? माइनस करके क्या चीज कैलकुलेट हो जाएगी? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्यों 50,000 का पड़ा था, 7 लाख रुपीज का और आ गया, टोटल कितना हो गया? कैलकुलेशन करें, 7,50,000 का हो गया था टोटल, कितना बच गया, बाकी फिर किधर गया? बाकी किधर गया होगा? बेचा नहीं होगा, इस्तेमाल किया होगा, कहाँ से कहाँ चला गया होगा? वेयर हाउस से, रॉ मटेरियल वेयर हाउस से प्रोडक्शन हॉल में गया होगा, तो उसको क्या कहेंगे जो वहां गया होगा? कंज्यूम्ड। अमाउंट कैलकुलेट करवा दो, 6,75,000। So first calculation in this statement of cost of goods manufactured is raw material consumed. Any confusion? Then सर उसके बाद फिर हम ढूंढा करेंगे डायरेक्ट लेबर का खर्चा, लेकिन डायरेक्ट लेबर के साथ ब्रैकेट में लिखना, मैंने ऊपर नहीं लिखा था, यहाँ लिखा
इसके लिए कभी कभी लफ्ज वेजेस भी इस्तेमाल होता है, वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, लेकिन खास तौर पर डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं समटाइम उन्हें डेली बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस की बेस पे दिया जाता है। तो एक वर्ड जरा याद रखना आपने, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस या वेजेस, जी ये इसी के लिए मैंने इसीलिए यहाँ लिखा है, डायरेक्ट लेबर ही के लिए वर्ड वेजेस अक्सर कभी कभी इस्तेमाल होता है। तो लेट्स अज्यूम ये अमाउंट है 4 लाख, सिर्फ डायरेक्ट लेबर के लिए मैंने कहा, ठीक। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम 6,75,000, ठीक है समझाता है, और डायरेक्ट लेबर फॉर एग्जांपल 4 लाख रुपीस। इन दोनों को अगर प्लस कर लें, किन दोनों को, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को और डायरेक्ट लेबर को, तो फिगर पहले कैलकुलेट करना, 10,75,000। इस 10,75,000 को कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट किसी कॉस्ट का अलग से नाम नहीं है, इट इज अ सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड डायरेक्ट लेबर। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के साथ जरा ब्रैकेट में लिखें जो मैंने ऊपर लिखवा दिया था, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो इन अदर वर्ड्स डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का सम करके जो अमाउंट आई है उसका नाम प्राइम कॉस्ट, एक अमाउंट का नाम है सिंपली। मतलब मैं अगर कभी प्राइम कॉस्ट वर्ड यूज करूंगा आपके सामने तो आपको उससे क्या समझ आएगा कि मैंने किस किस को प्लस किए, रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को, या इन अदर वर्ड्स डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को मैंने प्लस। तो एक फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ है, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। चलेगा सर? अब अपनी जरा फैक्ट्री की डायग्राम देखें। फैक्ट्री की डायग्राम कौन सी दो चीजें मैंने पूरी कर दी, डायरेक्ट मटेरियल पूरा कर दिया मैंने, डायरेक्ट लेबर पूरी कर दी है, क्या और भी कहीं आपको कुछ नजर आता है? अब एक फैक्ट्री ओवरहेड का वर्ड ढूंढने कहीं जरा बीच में आते आते डायग्राम देखने के बाद, इन दो के अलावा जितने खर्चे रह गए फैक्ट्री में उन सब का एक ही नाम क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी फिर प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड। ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा रिक्वेस्ट ये है, कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसे आ रहे हैं जिनसे मुझे महसूस हो रहा है कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स होपफुली इस टाइम पे साथ नाश्ता भी कर रहे हैं। यकीनन आप सब कुछ अलाउड है आप लोगों के लिए, लेकिन पढ़ाई के टाइम बेटा नहीं है प्लीज। जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें मेजर मसला वो है, और जो बार बार रिपीट कर रहे हैं सही रुकास साहब प्लीज ऐसे जाती ना करें। ऊपर हेडिंग क्या है, रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के नीचे मैंने परचेज किस चीज की लिखी होगी, ये किसी को पता सर? रॉ मटेरियल की हेडिंग के नीचे मैंने कौन सी परचेज लिखी, परचेज ऑफ बाइक तो नहीं हो सकती, प्लीज जाती ना करें। जितनी दफा आपने क्वेश्चन रिपीट किया है उसकी बजाय अगर आप रिलैक्स होकर हेडिंग देखते प्लीज ऐसा ना करें, कंसंट्रेट करें, फजूल में एक ही चीज रिपीट करी जा रहे हैं। देन सर फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस हमेशा अपने कंडी की एंगल से याद रखना है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री का कोई भी खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड्स है। तो चंद एक एग्जांपल्स जरा हमने यहाँ सोच के उसकी एक लिस्ट बनानी है, तो बच्चों को जरा हम मौका देते हैं बच्चों को। जी सर, हेल्प मी देखिए जरा फैक्ट्री की डायग्राम देखा, पहले लिखवा दें, 5-6 बना वहां से निकालनी, अच्छी अच्छी कोई एग्जांपल्स होते हैं। यूटिलिटी बिल्स ऑफ फैक्ट्री आएंगे, यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटी बिल्स, एक उंगली रखते हैं ना जरा, बार बार डायग्राम देख के आते जाते हैं, डायग्राम अपनी समझ के फैक्ट्री की, अपनी फैक्ट्री जहन में पक्की कर लें। यूटिलिटी बिल्स सर फैक्ट्री में आएंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। आगे इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर ढूंढने वाला, एक मिनट इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर हमने शायद उनको इस तरह नाम दे दिए। क्वालिटी कंट्रोल वगैरह में जितने इंप्लॉइज हैं वो सैलरी कहाँ आ गई है, इनडायरेक्ट लेबर के नाम से। अगर कहीं लुब्रिकेंट्स वगैरह यूज हो रहे हैं, क्लीनिंग मटेरियल फैक्ट्री में कहीं यूज हो रहा है, वो इनडायरेक्ट लेबर में आ गए, सॉरी इनडायरेक्ट मटेरियल में आ गए। तो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये भी लिखना।
ये बेटा अब इस तरह डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं कि उस डिपार्टमेंट में मतलब आप डिस्पेंसरी बोल रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो इंडायरेक्ट लेबर में आ गए, उस डिस्पेंसरी में जो कुछ अगर यूज हुआ है वो इंडायरेक्ट मटेरियल में आ गए, जो फॉर एग्जांपल मेडिसिन वगैरह यूज कर दी इस काम में वो इंडायरेक्ट मटेरियल में आ गए। तो ये डिपार्टमेंट वाइज बनाना हमने, उसके डिपार्टमेंट्स में जो खर्चे हो रहे हैं उनको बाई नेम लिखना है, किस तरह के खर्चे हो उसकी एक लिस्ट बनती है। ठीक है, मैंने यहाँ यूटिलिटी बिल्स लिखा है, ये किस डिपार्टमेंट की यूटिलिटी बिल्स है, ये कोई डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है, फैक्ट्री एज होल की बात हो रही है। तो जो सेग्रीगेशन थी मेन दो चीजों की वो सिर्फ थी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की, उसके अलावा जहां खर्चे हैं फैक्ट्री में जहां भी हैं वो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अगर फॉर एग्जांपल फैक्ट्री आपकी अपनी नहीं है, वो रेंटेड प्रेमिसेस में, तो देन उसका रेंट भी हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली अगर फैक्ट्री आपकी अपनी है तो फिर फैक्ट्री के रेंट की बजाय फैक्ट्री की बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन रेलिवेंट हो जाएगी। ठीक है, तो रेंट भी मेरे ख्याल लिख लें, तो डेप्रिसिएशन की ज्यादा बात करते हैं। तो रेंट किसका, फैक्ट्री एसेट्स का, और फैक्ट्री बिल्डिंग इस वक्त या फैक्ट्री एरिया का जी डेप्रिसिएशन होगी किसकी, फैक्ट्री एसेट्स की। अब फैक्ट्री एसेट्स अगर बिल्डिंग आपकी अपनी है तो उसकी डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री मशीनरीज, फैक्ट्री फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, सारा फोकस फैक्ट्री के ऊपर। क्या मैं ठीक समझूं कि एवरी इंडायरेक्ट मटेरियल एंड इंडायरेक्ट लेबर इज फैक्ट्री ओवरहेड बट एवरी फैक्ट्री ओवरहेड इज नॉट। सर जी इसकी जरूरत होती है तो मैं जरूर बताता, आप ये समझें जो मैंने लिखवाया ना मुश्किल कर, सारे खर्चे फैक्ट्री के फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं सवाए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। एक चीज मैन्युफैक्चरिंग में यूटिलाइज होती है, फॉर एग्जांपल ऑयल है कि वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, इनडायरेक्ट। क्या वो भी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फैक्ट्री, एक सेकंड दोबारा सामने रखें, एक सेकंड फैक्ट्री सामने रखें, फैक्ट्री अपनी सामने, इस फैक्ट्री में सब लोग कंसंट्रेशन सोचेंगे, इस फैक्ट्री में कोई एक चीज भी ऐसी हमने रखी होगी जिसका प्रोडक्शन से लिंक ना हो, ये फैक्ट्री बनाई क्यों? इसमें जितने खर्चे हो रहे वो सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का हिस्सा है। अब इसमें खर्चे होने कौन से, दो को हमने जरा अलग कर लिए, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। बाकी जो खर्चा फैक्ट्री के अंदर होना है उसको हमने एक ही कंबाइंड नाम क्या दे दिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में फैक्ट्री ओवरहेड्स भी प्लस कर तो पूरी फैक्ट्री का खर्चा सामने आ गया, और फैक्ट्री का सारा खर्चा इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नहीं, द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट्री इज टू मैन्युफैक्चर द गुड्स, नथिंग एल्स। क्यों बनाई फैक्ट्री, चीजें बनाना चाहते हैं, तो जो खर्चे आएंगे अब उसमें वो चीजों का बनने का खर्चा है, वही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अभी जो डिस्पेंसरी है, क्या ये डिस्पेंसरी, आप एक एम्प्लॉय बनकर सोचें, आपको इंजरी लगी, इंजरी हो गई, क्या ये डिस्पेंसरी होनी चाहिए? आप एज एन एम्प्लॉय बनकर सोचें, आपको भूख लग रही है, क्या आपके लिए कैफेटेरिया होना चाहिए? क्या तभी आप सही तरह काम कर सकेंगे, या आपको भूखा भी रखा जाए और आपको ट्रीट भी ना किया जाए तभी सही काम होगा? आप एम्प्लॉय बन के सोचेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी। और आप एम्प्लॉयर बन के सोचें, क्या ये वक्त इधर से उधर और इधर से उधर भी आ सकते हैं, तो क्या ये जरूरी है सर? आजा मेरा भाई लिस्ट बना जी। डेप्रिसिएशन सर ठीक है सर जी, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन बात हुई है। इंश्योरेंस किसकी, जरा मैं चाह रहा हूँ ये वर्ड जरूर बोलने, आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री एसेट्स, तो इंश्योरेंस भी किसकी, फैक्ट्री एसेट्स। और बेटा लेबर कवर हो चुकी है, लेकिन ठीक है, मतलब फैक्ट्री के एम्प्लॉइज की या फैक्ट्री एसेट्स वो ठीक है। जी सर कुछ और, जी सर जी, रिपेयर मेंटेनेंस, वो तो तब लिखेंगे बेटा जब बाकी बातें खत्म हो जाएंगी, वो तो ब्रांच में लिखेंगे जो बाकी बच गए, एक्सेट्रा। फैक्ट्री ओवरहेड्स का वर्ड जब याद रखें जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स किसे कहा जा रहा है, किसे कहा जा रहा है? ये कोई एग्जांपल इस तरह याद रखने की जरूरत नहीं है, किस तरह याद रखने की जरूरत है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जो फैक्ट्री के खर्चे हैं वो इस लिस्ट में आते हैं। एक्सेट्रा मींस और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा फिलहाल काफी है। अब एक सेकंड बोर्ड पर देखें, अब मैं इनके बेटा इंडिविजुअल फिगर्स अज्यूम करने की बजाय इस तरह करने लगा, बल्कि हम इस तरह ही किया करेंगे एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे होंगे उसकी इंडिविजुअल फिगर्स लिख लिया करेंगे। लेकिन मैं इस वक्त बार बार फिगर्स लिखने के बजाय
एक ही सम लिख रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड्स का। लेट्स assume दिस अमाउंट इज 4,50,000। जस्ट अ मिनट समझ प्लीज, किसका सम है? फैक्ट्री ओवरहेड्स की जो अमाउंट्स इंडिविजुअल थी फॉर एग्जांपल, उनका मैंने एक सम कर दिया है 4,50,000, और अगर वो इंडिविजुअल फिगर्स अवेलेबल हुआ करेंगी तो हम उसको लिस्ट डाउन करके एक टोटल कर दिया। ये डेप्रिसिएशन बड़ा मीनिंग समझ आ जाएगा आप लोगों को, FA1 वाले हजरात जो AFC के बाद है। तो यहाँ कुछ वर्ड सुन लें, मैंने शायद कल भी आपसे कहा था, इंशाल्लाह चीजें सारी आपके सामने आ जाएंगी। जी सर, जब हम बेटा यहाँ तक पहुंच जाएंगे, कहाँ तक पहुंच जाएंगे? जरा एक सेकंड देखें स्टेटमेंट में कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए। सबसे पहले क्या कैलकुलेट हुआ, फिर क्या उसमें प्लस हुआ, प्राइम कॉस्ट आ गई, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। तो अब अगर हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लें तो क्या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जानी चाहिए? किसको किस में ऐड करके? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। जिनके पास कैलकुलेटर है यूज करें, और सबके पास वैसे होना चाहिए। 1075 प्लस 4,50,000 इज इक्वल टू, सॉरी क्या फिगर बता दो, 1,525। सबको समझ आ गया किस किस को प्लस कर रहा हूँ? देन प्लस करके बेटा जो फिगर आएगी, इसके जरा एक सेकंड पहले नाम सुनने, इसको 2-3 तरीकों से बोला जाता है। नंबर 1 जो अभी मैंने बोला, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एक मिनट में लिख लेने दो, फिर शायद आपको स्पेस अकॉर्डिंगली देखेंगे। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इसी को ना समटाइम्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही वर्ड एक होता है प्रोडक्शन। अगर मैं आपसे कहूँ कि हम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उसी की जगह अगर मैं ये सेंटेंस बोल दूं कि हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन शायद इंटरचेंजेबल वर्ड है। मैन्युफैक्चरिंग भी वर्ड होता है और उसी के लिए प्रोडक्शन वर्ड भी है, तो इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी, और समटाइम्स आप लिखेंगे टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। और एक इसका नाम और है, वो भी आप सोचें, आपको पता है, ये टोटल फैक्ट्री की कॉस्ट भी है। क्या फैक्ट्री की सारी कॉस्ट हमने इकट्ठी कर ली? तो इट इज टोटल फैक्ट्री कॉस्ट एज वेल। तो इसके 3 नाम आपने याद रखते हैं, लिख लें इंशाल्लाह, साथ साथ याद रखें। ये एसेट्स की इंश्योरेंस होगी है धन्यवाद सर, एसेट्स की भी इंश्योरेंस होती है। इसका आइडिया इंशाल्लाह आपको हो जाएगा कि नहीं। जी आप क्या करें? क्वेश्चन में ये है कि डिस्पेंसरी जो है फैक्ट्री ओवरहेड है ना, ये इनडायरेक्ट मटेरियल या लेबर में तो नहीं है। फैक्ट्री जो है, जो डिस्पेंसरी है वो क्या है सर? एक्सपेंस नहीं है। फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है, सॉरी डिस्पेंसरी जिस बिल्डिंग में, वो एसेट है। डिस्पेंसरी में जो खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे हैं। उसमें क्या खर्चे हो रहे होंगे? एम्प्लॉइज होंगे। तो क्या वो प्रोडक्शन हॉल के बाहर है तो वो इनडायरेक्ट लेबर होगी। उसमें कोई मेडिसिन वगैरह यूज हो रही होंगी, वो अदर देन रॉ मटेरियल है, वो इनडायरेक्ट लेबर मटेरियल होगा। जी सर, कोई और कंफ्यूजन तो नहीं किसी की? सब लोग साथ हैं यहाँ तक? तो अगर हम इस स्टेटमेंट को अपने जहन में सेट रखना चाहें तो 3 हेडिंग्स अब आपने याद रखें। सबसे पहले स्टेटमेंट में आप देख के चाहे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, वो डेफिनेटली उसकी वर्किंग होती है। मतलब इसके 3 मेन हिस्से में मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो आपके जहन में रहना चाहिए। सबसे पहले स्टेटमेंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट होता है। नंबर 2, फिर डायरेक्ट लेबर ऐड करके प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट होती है। फिर नंबर 3, फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होती है। अब मैंने ओके जी प्लीज, रॉ मटेरियल कंज्यूम, देन फिर प्राइम कॉस्ट तक आ जाएंगे, और फाइनली फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक आ जाएंगे। मैंने लिख 3 नाम दिए, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा कॉमनली यूज पहला, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आप वर्ड याद रखें, बाकी इंशाल्लाह सोच लिया करें। अब ऊपर हेडिंग जरा देखें, हमारी स्टेटमेंट की हेडिंग क्या है। तो अभी हम कहां तक पहुंचे? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब जो उसके बाद नेक्स्ट एक स्टेप है, अभी ये वर्ड्स पूरे नहीं हुए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में भी क्या फर्क है कोई, ये मैंने बताना। मैंने अभी नाम नीचे क्या लिखा, फाइनली 1525 के साथ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेकिन ऊपर हेडिंग हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कोई डिफरेंस भी हो सकता है? इसको समझने के लिए अब आपने कंसंट्रेशन का लेवल जरा और बढ़ा लेना। सबसे पहले आए इस 1525,000 की जो अमाउंट आई है 15,25,000, इसका जरा एक एनालिसिस सुने मेरे से। देखिए स्टेटमेंट हमने किया क्या है, अब अपनी स्टेटमेंट काइंडली सामने रखिएगा। मैंने जरा इस अमाउंट को क्योंकि एक्सप्लेन करना, तो मैंने ये सामने कर दिया आपको। आपकी नजर अपनी स्टेटमेंट पे भी रहनी चाहिए जहां जहां मैं कहूंगा। इस स्टेटमेंट में हमने क्या किया कि अपने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ वो कैलकुलेट कर दिया। हमने अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जो लेबर की कॉस्ट इंकर की रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको लिख लिया, और जो बाकी खर्चे हो गए थे हमारी फैक्ट्री में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड वो हमने प्लस करके 15,25,000 की अमाउंट कैलकुलेट कर दी। इन अदर वर्ड्स इस अकाउंटिंग पीरियड में टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 15,25,000 इंकर हो गई है। ये ठीक है बात? अब मैं अगला कुछ 2-3 चीजें लिखूंगा, अभी आपने नोट नहीं करना। देन मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मीनिंग क्या होगा? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस उन सेमी फिनिश गुड्स को हमने कहा होगा जो पिछले साल बनना शुरू हो गई थी लेकिन कंप्लीट नहीं हुई, 100% कंप्लीट नहीं। लेट्स अज्यूम इसके सामने एक अमाउंट लिखता हूं मैं 25,000 रुपीज। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 25,000 रुपीज। क्या ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की 100% अमाउंट होगी? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, पहले तो वर्क इन प्रोसेस दोबारा फाइनल करें। वर्क इन प्रोसेस कैसे करते हैं? नहीं, वर्क इन प्रोसेस कैसे करते हैं? सेमी फिनिश गुड्स बन रही हैं। ओपनिंग अगर मैंने लगा दिया तो इस साल के शुरू में ये गुड्स बन रही थी जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा। यहां तक सब साथ है मेरे? लेट्स अज्यूम इन पे 70% काम पिछले पीरियड तक हो गया था। क्या ये वर्क इन प्रोसेस है? और उस 70% काम की कॉस्ट 25,000 रुपीज थी। क्या अगर 75% काम हुआ है तो कॉस्ट भी अकॉर्डिंगली फिलहाल उसके सामने उसी परसेंटेज के मुताबिक लिखनी चाहिए। लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल शूज की बात कर रहे हैं, हमारी फैक्ट्री शूज से रिलेटेड थी। लेट्स अज्यूम एक फिनिश फॉर्म में जो शूज का पेयर आ जाता है उसकी कॉस्ट 1,000 रुपीज होती है। फिनिश फॉर्म में एक शूज का पेयर जब बन जाता है तो उसकी 1,000 रुपीज कॉस्ट होती है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन सपोज एक शूज का पीस पेयर अभी 70% कंप्लीट है, तो क्या फिर उसके सामने उस 70% कंप्लीट शू के सामने उसकी कॉस्ट 1,000 रुपीज लिखी होनी चाहिए या 700 रुपीज लिखी होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 700 रुपीज लिखी होनी चाहिए। अगर वो 30% कंप्लीट है तो 300 लिखी होनी चाहिए। अगर वो 80% कंप्लीट है, अगर वो 50% कंप्लीट है, अगर वो 5% कंप्लीट है, तो अकॉर्डिंगली लिखी होनी चाहिए। ठीक है, वो मतलब ठीक है, वो नहीं बन पा, जितने परसेंट वो कंप्लीट है उसके सामने उसकी वही कॉस्ट लिखी होनी चाहिए जो इंकर हो गई है या होनी है, हो गई है। तो मैंने क्या किया, एक फिगर अज्यूम आपके सामने, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस लिखा, 25,000 लिखा और उसके सामने 70% लिखा। बताएं क्या ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की ये 70% कॉस्ट है, 30% है या 100% है? ये 70% कब इंकर हो गई होगी? अगर इस तरह की चीजें कुछ हम हजम करना शुरू हो गए तो इसका मतलब है कि अब हम राइट ट्रैक पे चढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो काम सिर्फ कंसंट्रेशन का, अगर आप गौर से सोचेंगे तो इम्पॉसिबल बात नहीं है।
25,000 क्या पिछले पीरियड में इंकर हो गया होगा? और क्या अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, डेफिनेटली ये डिफरेंट हो सकती है, मैंने जो अज्यूम की है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज क्या ये 70% काम की कॉस्ट है? 70% काम की कॉस्ट है। अब आपसे अगला सवाल ये है कि ये जो 15,25,000 मैंने लिखा है, 15,25,000 रुपीज मैंने कैलकुलेट किए, क्या इसमें ये 25,000 होगा? जितना मेरा काइंडली सवाल उतना, बाकी इंशाल्लाह वो आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसके सामने मैंने 25,000 रुपीज लिखा है, क्या ये पिछले पीरियड में खर्चा हुआ होगा? लेकिन इस खर्चे से ये गुड्स 100% कंप्लीट नहीं। अब 15,25,000 रुपए, क्या ये इस साल का खर्चा है? क्या ये इस साल का खर्चा है? क्या ये इस साल का मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का खर्चा है? तो क्या इस 15,25,000 में ये 25,000 शामिल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं, ये काइंड 25 में रिस्ट्रिक्ट है, बाकी इंशाल्लाह अगर ये समझेंगे तो वो बड़े आराम से समझेंगे जो आप कह रहे हैं। ये 25,000 इसमें शामिल क्यों नहीं होगा? ये पिछले पीरियड का खर्चा है और ये 15,25,000 के है, ये हमने इस पीरियड की कॉस्ट कैलकुलेट। तो 25,000 रुपीज जो मैंने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के सामने लिखा है, ये 25,000 15,25,000 में शामिल नहीं है। सब एग्रीड है? सब एग्रीड है सर? अब आए 15,15,000 पर, 25,000। क्या इस 15,25,000 में मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले इन्हीं ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस की आइटम्स का रिमेनिंग 30% खर्चा शामिल नहीं होगा? अपनी फैक्ट्री समझ रहा है, एक मिनट अपनी फैक्ट्री तो समझ। साल के शुरू में गुड्स बन रहे थे, कुछ गुड्स पे 70% काम हो चुका था, क्या सबसे पहले आपने उन्हीं गुड्स पे रिमेनिंग काम करके उन्हें कंप्लीट नहीं किया होगा? या उनसे कहा होगा तुम आप साइड पे हो जाए, पहले हम बाकी बना लें? लेकिन मेरे जैसे भी ऐसे हो सकते हैं अजीब से लोग, बल्कि अजीब नहीं कुछ और वर्ड यूज करना चाहिए था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप जैसे अक्लमंद लोग क्या करेंगे, जो काम शुरू हो गया था पहले से कंप्लीट करेंगे। तो क्या सबसे पहले हमने इन्हीं गुड्स को फिनिश में कन्वर्ट किया होगा? और हम शूज की बात कर रहे हैं, यकीनन उसकी मैन्युफैक्चरिंग में पूरा साल नहीं लगता, जूते बनाने में एक एक जूते को बनाने में साल नहीं लगता। मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले हमने इन्हें फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ रिमेनिंग 30% इस 25,000 रुपए से रिलेटेड रिमेनिंग 30% 15,25,000 में शामिल होगा? अच्छा, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी है, मैं बोलूंगा, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा। अभी पहले आपसे रिक्वेस्ट है गौर से सोच लें, एक एक लाइन इंशाल्लाह लिखवाऊंगा क्योंकि जरा नई चीज है। 15,25,000 में क्या रिमेनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस होनी चाहिए? नंबर 2, क्या फिर उसके बाद कुछ ऐसी गुड्स भी होंगी जो हमने इसी पीरियड में बनानी स्टार्ट की होंगी और इसी पीरियड में एंड भी करनी होंगी? क्या कुछ शूज ऐसे भी होंगे जो करंट ईयर में ही बनना शुरू किए होंगे, बनने शुरू किए गए होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल है इसी पीरियड में कंप्लीट भी हो गए होंगे? तो क्या उनकी 100% कॉस्ट, इनकी 100% कॉस्ट, अब पूरा सेंटेंस रिपीट करें, इनको इसी साल बनाना शुरू किया होगा और अगर इसी साल पूरा भी कर दिया होगा तो उनकी 100% कॉस्ट 15,25,000 में आ रही हो। लेकिन बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर ये भी हो सकता है कि कुछ फिनिश गुड्स को हमने करंट ईयर के एंड पे बनाना शुरू कर लिया हो, लेकिन उन्हें हम इस करंट ईयर के एंड में कंप्लीट ना कर सके, उसका नाम फिर क्या होगा? क्या वही ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा? नहीं, वही ओपनिंग नहीं। ये जो ओपनिंग मैंने लिखा ये कौन सा था? इसको हमने फिनिश में कन्वर्ट कर दिया होगा। अब किस क्लोजिंग की बात हो रही है? इसे हमने शुरू इस पीरियड में किया होगा। लेट्स अज्यूम कुछ गुड्स ऐसी थी जिसे हमने इस पीरियड में स्टार्ट किया, लेकिन जब 60% काम हुआ तो अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया।
तो क्या 60% जो हमने इस पीरियड में उन गुड्स पे काम किया होगा वो इस 15,25,000 में खर्चा शामिल होगा? और रिमेनिंग 40% कब इनकर होगा? और नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इनकर होगा। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? आप इस तरह करें, नहीं इसमें आप इस तरह करें, नीचे 3 लाइनें गिन के छोड़ दें, यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखी थी, और सबसे पहले इस 15,25,000 को जरा एक्सप्लेन करें, इसमें क्या क्या शामिल होगा। अब आप देख रहे हो, उसको जरा कोई एरो बना के नीचे लेके आना। मैंने एक स्टार सा लगाया, मैं किस अमाउंट की एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखने लगा? इस 15,25,000 बात जो हुई है वो मैं जरा आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, और आपसे रिक्वेस्ट होगी एक एक बात कंसंट्रेशन से सुने भी, समझे भी, कोई कंफ्यूजन रह जाए तो जरूर मेरे से डिस्कस करें। 3 टाइप्स ऑफ costs should be included in this amount. Number 1, the remaining amount of opening work in process. ये वर्क इन प्रोसेस के लिए एब्रीविएशन मैंने बनाई है, WIP, समझ रहे सर? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ये रिमेनिंग के एंगल से मुझे परसेंटेज बता सकते हैं जो अभी मैंने बताया? अब ये जरूरी नहीं 30, मैं इसलिए यहाँ 30% नहीं लिख रहा, रिमेनिंग लिख रहा हूँ। मसलन अगर ये 70% की बजाय 40% होता, ये बोलना है काइंडली आपने 3-4, अगर ये 30% मैंने सामने लिखा होता तो 70 होता, अगर 40 लिखा होता, अगर 90 लिखा होता, तो रिमेनिंग अमाउंट अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल 30% होना चाहिए। एनी कंफ्यूजन? चलो आगे। नंबर 2, 100% अमाउंट of those goods which were started and completed during the period. %, amount of those goods which were started and completed during the period. क्या मतलब started and completed? प्रोसेसिंग शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह इसी पीरियड में कंप्लीट हो गई, तो क्या उनका सारा खर्चा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड से रिलेटेड इसी में आ रहा होगा? एनी कंफ्यूजन? चलो आगे चलने से पहले मैं जरा एक क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के एंगल से, ये बाद में अपने लिखता हूँ, जो मैं लिखता हूँ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के एंगल से एक अमाउंट लिखकर जरा परसेंटेज लिखूंगा। हाँ बेटा बाद में लिख लीजिएगा, बस फिलहाल बोर्ड पर तो देखें। लेट्स दिन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की जो गुड्स हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में जो गुड्स हैं उन पे 40,000 रुपीज की कॉस्ट आ गई है, और वो 40,000 रुपीज कितने परसेंट कॉस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है? 85%। व्हाट इज द मीनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस? एक दफा अपने आप को जरूर बताएं, क्या मतलब? इस साल के एंड पे बन रही है, कितने परसेंट काम अगले साल होना है, और कितने परसेंट काम पिछले साल हुआ होगा? है, पिछले साल कुछ नहीं हुआ, और सारे जज्बाती नहीं होना सर। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे इस साल 85% अगर काम हुआ है तो बाकी 15% अगले साल, तो पिछले साल कितना हुआ होगा? इस पे नहीं हुआ होगा, इस साल के एंड पे बन रही, जो पिछले साल के एंड पे बन रही थी उसे सबसे पहले हमने फिनिश में कन्वर्ट किया होगा, तो वो पॉइंट 1 है। तो आप बताएंगे, आप थर्ड सेंटेंस बनाते हुए
थर्ड सेंटेंस लिखते हुए मैं किस परसेंटेज की बात करूं? 85% की या रिमेनिंग की? रिमेनिंग की बात कब करूंगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जब वर्किंग कर रहा हूँ। तो इस अमाउंट में मींस 15,45,000 में 85% मींस अमाउंट या परसेंटेज ऑफ अमाउंट, इस तरह से लिखना, परसेंटेज ऑफ अमाउंट incurred during the period percentage of amount incurred during the period related to closing work in progress. Closing work in progress. ओके, एंड होना चाहिए पॉइंट नंबर 2 के साथ। अगर एंड भी लिखना है, एंड मींस ये तीनों अमाउंट्स इसमें शामिल होंगी। अब इस एग्जांपल के कॉन्टेक्स्ट में 85%, अगर ये 70% होता तो 70%, तो परसेंटेज ऑफ अमाउंट incurred during the period related to the closing work in process। आप भी जरा काइंडली सोचें, इसके अलावा भी कुछ होगा? शायद सब कुछ कवर हो गया। सबसे पहले कौन सा खर्चा, रिपीट कर लें जरा काइंडली, नंबर 1। फिर कौन सा खर्चा? नहीं, वो तो टोटल हो गया ना, 15,25,000 तो हो गया। ये मैंने जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इस 15,25,000 में सबसे पहले कौन सा खर्चा शामिल होगा? रिमेनिंग खर्चा ऑफ द ओपनिंग वर्किंग ऑफ द क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ऑफ लास्ट ईयर व्हिच बिकम्स ओपनिंग इन दिस ईयर। नंबर 2 फुल खर्चा किसका? और नंबर 3 परसेंटेज खर्चा जो इस पीरियड में इंकर हुआ है रिलेटेड टू क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? नहीं सर, अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, इसको लिखवाने का मकसद ये था कि जरा इसका जो लास्ट स्टेप है वो अब आप सोच के करवाएं, जरा करवाएं करवाएं करवाएं। हमारी स्टेटमेंट का नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड में गुड्स बनी हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्ट आई। ठीक है सर, तो 15,25,000 तक पहुंच गए थे हम। उसके नीचे मैंने ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस लिखा है। अब अगर आपने मिस्टेक की, कुछ प्लस माइनस की, तो वो सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से हो। यकीनन आपको जरूरत पड़ेगी तो नीचे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, कंसंट्रेशन अप्लाई कर दें। और मेरा पहला क्वेश्चन सुनो, क्या ये जब 25,000 रुपीज वाला ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस था, ये हमारे पीरियड में कंप्लीट हो गया? अब हो सकता है आपने अपने सवालों के जवाब सोचे हों, लेकिन मैंने जो सवाल किया है काइंडली उसके एंगल से कुछ पहले आंसर्स हो जाएगा। मेरा सवाल क्या है, क्या ये 25,000 रुपीज वाली जो गुड्स हैं ये कंप्लीट हमारे पीरियड में हुई है? कंप्लीट हमारे पीरियड में हुई है, करंट पीरियड में हुई है? कंप्लीट स्टार्ट नहीं, स्टार्ट कब हुई थी? ये फिनिश गुड्स में कब कन्वर्ट हुई? क्या मैं कह सकता हूँ ये गुड्स हमारे पीरियड में मैन्युफैक्चर हुई? कंप्लीट, कंप्लीटली मैन्युफैक्चर, कंप्लीट हुई। इनकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे पीरियड में कंप्लीट हुई। तो क्या मैं कह सकता हूँ अब ये गुड्स हमारे पीरियड में 100% हो गई हैं? 100% हो गई हैं। 15,25,000 में इनका कितना खर्चा आ रहा है? 30%। देख ले 30% आ रहा है। क्या इन गुड्स में इनकी कॉस्ट को बनाने, इन गुड्स को बनाने में सिर्फ 30% खर्चा ही हुआ? तो क्या इस 15,25,000 में इन गुड्स का 30% खर्चा है? लेकिन अगर ये गुड्स कंप्लीट हो गई हैं तो क्या 25,000 को ऐड होना चाहिए ताकि टोटल खर्चा बन जाए? क्या ये गुड्स हमारे अकाउंटिंग पीरियड में कंप्लीट है? कंप्लीट का मतलब 100% कॉस्ट आ गई है।
इस अमाउंट में कितने परसेंट कॉस्ट है? 15,25,000। इनसे रिलेटेड 30%, इनसे रिलेटेड 30%। तो क्या गुड्स को बनाने में सिर्फ 30% ही कॉस्ट आएगी? क्या अगर ये गुड्स अब कंप्लीट है तो इन पे अब 100% कॉस्ट आ गई है, लेकिन 15,25,000 में सिर्फ 30% शामिल है, तो क्या पिछले पीरियड में जो खर्चा हुआ था अब उसको इसमें ऐड कर देना चाहिए ताकि टोटल खर्चा इकट्ठा हो जाए? तो पहले भी तो ऐड है यार 25,000 उसमें। दोबारा देख लें, पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा आपने? क्या सिर्फ रिमेनिंग पहले आ रहा है? नीचे पॉइंट नंबर 1, क्या सिर्फ रिमेनिंग आ रहा है 15,25,000 में? तो क्या 70% काम जो पिछले काउंटिंग पीरियड में हुआ था वो इसमें प्लस होगा तो उनकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होगी। ऊपर स्टेटमेंट का नाम दोबारा रिवाइज करें, स्टेटमेंट का नाम क्या है? क्या ये अब मैन्युफैक्चर हो गई हैं, इस पीरियड में हुई हैं, लेकिन इसके खर्चे दो डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स में हुए। 70% पिछले अकाउंटिंग ईयर में हुआ था, 30% अब हुआ है। तो क्या अब फाइनली इनकी 100% कॉस्ट इकट्ठी हो जानी चाहिए? वो कैसे इकट्ठी होगी? मैं इस 25,000 को ऐड करूंगा तो क्या इन गुड्स की अब 100% कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी सर? क्यों ऐड किया मैंने, अब आप बताएं। ये गुड्स अब कंप्लीट है, 30% आ रहा है 15,25,000 में। रिमेनिंग जो आया था उसको हम अगर ऐड नहीं करेंगे तो ये उन गुड्स की 100% कॉस्ट नहीं बनेगी। तो 25,000 क्यों ऐड हुआ? ताकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस वाली चीजों की कंप्लीशन के बाद अब 100% कॉस्ट बन जाए। आप ऐड ना करें, पहले आप आराम से सोच लें, अगर हमें जरूरत पड़े तो हम फिर कल एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी 5 मिनट है। पॉइंट कुछ समझ आता है? अब आ जाए सेकंड पॉइंट पे, नीचे पढ़ो, नीचे सेकंड पॉइंट जो 100% वाली है, क्या उनमें एक फर्दर एडजस्टमेंट की जरूरत है? उनकी 100% कॉस्ट ऑलरेडी आ रही है तो उसकी किसी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, वो शुरू हुई, बन गई, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, होनी भी चाहिए। अब आ जाए थर्ड पे, थर्ड पढ़ा, क्या अकॉर्डिंग टू द परसेंटेजेस डिफाइंड बाय मी, मैंने जो लिखी हैं उसके मुताबिक 85% कॉस्ट इंकर हो गई है। क्या वो उसमें शामिल है? किस में? 15,25,000 में। लेकिन क्या वो गुड्स मैन्युफैक्चर हो गई हैं या अभी होनी है? तो क्या उनकी कॉस्ट हमारी इस साल की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में शामिल होनी चाहिए? क्यों शामिल नहीं होनी चाहिए? कब शामिल होनी चाहिए? अगले साल शामिल होनी चाहिए। क्या अगले साल यही क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ओपनिंग बन जाएगा? उसका 15% खर्चा उस अगले साल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आ रहा होगा, फिर वो ओपनिंग के नाम से प्लस होकर 100% कॉस्ट बन जाएगी। तो ये जो 40,000 मैंने नीचे लिखा हुआ है, इसे प्लस करूं या माइनस करूं? क्यों माइनस करूं? और शामिल ही नहीं है मेरे भाइयों, पहले शामिल ही नहीं है, वो 85% शामिल ही नहीं है, और शामिल नहीं है, मैं जितनी दफा भी कहूँ शामिल है। अब कंफर्म है, तो अगर शामिल है तो माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस खर्चे से ये गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं है, तो उसको इस साल माइनस करने की सेंस क्या है? हमारे पास सिर्फ उन गुड्स की कॉस्ट आ जाए जो हमने इस साल मैन्युफैक्चर मींस कंप्लीट कर लिया, उन पे सिर्फ एतराज किया है कि अभी वो कंप्लीटली मैन्युफैक्चर नहीं है, तो इस साल माइनस करने का मतलब ये है कि उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाए जो कंप्लीट हो गई है, और इसको हम फिर कब प्लस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में? जब इसकी रिमेनिंग कॉस्ट इनकर हो जाएगी। तो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस को काइंडली प्लीज क्यों ऐड किया जाता है? ताकि उनकी 100% कॉस्ट कंप्लीट हो जाए। और क्लोजिंग को क्यों माइनस किया जाता है? क्योंकि अभी वो मैन्युफैक्चर हुई नहीं है, उनकी कॉस्ट रहती है, और नेक्स्ट ईयर फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड हो। सब क्लियर है प्लीज? तो किस में ब्रैकेट लग जाएगी? देखें कंप्लीट कर। अच्छा ये चीज नहीं है डेफिनेटली, इस वक्त टाइम जरा शॉर्ट हो जाएगा, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, लिख लें, लिख के उठिए, 1 मिनट है, लेकिन ये जो डिस्कशन हुई है मैं इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं स्टार्ट करूँ।
ये बड़ा इसमें आवाज आ रही है, सॉरी बीच में आवाज की डिस्टर्बेंस हो रही है, बड़ा इस तरह नहीं करनी करें यार प्लीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो आवाज ठीक है, बीच में शायद इशू आया था। चलो ठीक, ये 35 फिगर 1510 1510 इसका फाइनली नाम लिख के उठिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अभी एक दो दिन शायद घर के लिए कोई खास काम ना हो, लेकिन ये जो आज पढ़ा गया है इसे काइंडली आपने रिवाइज करना है। मैं फिर इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। कोई अगर आपकी कंफ्यूजन रह भी गई हैं तो इंशाल्लाह कल एड्रेस करूंगा, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, ऐसे परेशान ना होइएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिख के उठिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। जी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको डेली मिलेगी सर, लेकिन काइंडली मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, रिकॉर्डिंग के चक्कर में ना पड़ेगी। अच्छा जो लोग एएफसी वाले थे वो मैंने रिक्वेस्ट की थी, एएफसी के फौरन बाद वाले जो ज़्यादा अभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए ना, उनका दोबारा नंबर को सेंड कर। आपके साथ एक नंबर भी सेंड होगा, उसमें अपने पर्टिकुलर्स सेंड कीजिएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करें। जरा सिर्फ एएफसी वाले काइंडली हजरात, एएफसी के फौरन बाद वाले हजरात, बाकी अगर FA2 से रिलेटेड है तो काइंडली आप थोड़ा सा एक मिनट जरा इधर हो जाओ। जिन्होंने जितनी आप थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, शदीद कम पढ़ी हुई है। नहीं वो नहीं, एएफसी के फौरन बाद जो दोनों क्लासेस ले ये काइंडली FA2 वाले हजरात जरा एक मिनट इधर जाइएगा। ये आप लोग बड़ा आगे आ जाएगा, या आप बैठ जाओ अपनी जगह। सर जी ये एएफसी वाले हजरात जरा एक मिनट जरा थोड़ा सा मेरे पास आ जाएगा। एएफसी विद इमीडिएटली एएफसी एंड कॉस्ट। आप थोड़ा सा आगे आ जाए। आप लोग कौन से सब्जेक्ट्स ले रहे हैं इसके अलावा? नहीं और इसके अलावा चार ले रहे हैं क्या क्या? सॉरी रिपीट करें। आप लोग सभी या तो ये कॉस्ट आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन होगी, आप या टैक्स की तरफ जाएं और या बी लॉ की तरफ जाएं। कोशिश और पूरी करूंगा, लेकिन ये मैंने नहीं ख्याल आपके लिए मैनेजेबल हो जाएगा। FA1 का असल में ज़्यादा मसला है। FA1 तो प्रायोरिटी पर रखते हैं ना, लेकिन कॉस्ट आपके लिए मैनेज करना बहुत इशू हो जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए शायद क्लास में कुछ समझ तो आता रहे, तो समझ आई यार, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये गेम मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी सजेशन यही है कि अगर पॉसिबल है, डेफिनेटली एक तो ये है कि आपने माइंड बना लिया वगैरह, वो तो मेरी हिम्मत करें जो भी है, लेकिन अगर कोई आप ऑल्टरनेट सब्जेक्ट पे चले जाएं तो मेरी सजेशन वही है कि या टैक्स में या लॉ में। नहीं अगर चॉइस नहीं है फिर तो मेरी हिम्मत करें ना, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर कोई चॉइस अवेलेबल है किसी के पास तो ज़्यादा बेनिफिशियल वही रहेगा। क्योंकि आप लोगों ने वो नहीं पढ़ी हुई, इंट्रो वगैरह नहीं पढ़ी हुई, तो आप लोगों ने तो असल प्रॉब्लम तो आपको FA1 का मसला है, उसके साथ अगर ये कॉस्ट का भी मास्क खोल लिया तो कंपैरेटिवली ज़रा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट भी की थी कि थोड़ा सा आगे कर बैठा कर टाइम पे आया करें। आप लोग अपना टाइम पर 15 मिनट आगे पीछे समझें और कहीं इधर अलहदा बैठा करें, ताकि मैं अकॉर्डिंगली फिर आपके साथ जरा स्पेसिफिकली डिस्कस कर सकूँ। कल मैंने पूछा था, मुझे 3-4 बंदे मिल रहे हैं, आज माशाल्लाह सारे इकट्ठे हो गए। या तो आप नहीं, अगर तो आप ऑल्टरनेट है तो मेरी सजेशन वही है, लेकिन अगर नहीं है तो काइंडली याद समझें कि आपकी क्लास 7:45 पे होती है। तो डेली बेसिस पे अपने प्रॉब्लम भी मेरे से डिस्कस करें, ताकि मैं इधर कटी आपकी जगह बनाता हूँ तो उधर बैठा, इस तरह स्कैटर्ड बैठे होंगे, मुझे नहीं पता कौन कहाँ बैठा है।
सर आप बाकी बच्चों को ना मैं रोक सकता, आप जल्दी आए नहीं, ये तो नहीं कि ये चेयर इनकी इस तरह तो मुनासिब नहीं है। आप लोग अगर पहले आएंगे तो फिर वो मैं एक रो बचा दूंगा, लेकिन अगर कोई होगा ही तो मैं किस तरह रोकूंगा किसी को। आप लोग समझे, आपकी क्लास 7:45 चॉइस है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में मेरी पहली सजेशन है, और अगर नहीं है तो फिर सही हिम्मत भी करें और 15 मिनट पीछे भी, ठीक है। एंड सिमिलरली ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। आप नीचे थे सारे, आपके सब नीचे भी थे, नीचे वाले भी आ गए, मतलब नीचे वाले भी थे। आज तो नहीं इशू, अभी आज तक तो नहीं कोई। मेरे पास भी लैपटॉप ऑप्शन है, तो आप क्या सजेस्ट करें? मेरी